क्या किसी का अगर लग्न या लग्नेश कमज़ोर होता है तो क्या वो इंसान ज़्यादा प्रोन टू इविल आई होता है, उसको नज़र लगने की ज़्यादा संभावना होती है? या तो लगन कमजोर हो या चंद्रमा कमजोर हो। चंद्रमा आपका मन है, लगन आपका शरीर है। अभी तक हम जो बात करते आए हैं वो 9 प्लैनेट की बात करते हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये तो हो गए 9 प्लैनेट। 3 एक्सटर्नल प्लैनेट होते हैं, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून। तो उसमें जो ये यूरेनस है, क्योंकि यूरेनस इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ 1% ऐसा रूल है जो ये कहता है कि आपके ऊपर तांत्रिक अटैक हुआ और एक्चुअली कोई वेपनाइज्ड किया गया इसको, है ना। अगर कुंडली में एक तो आपने बोला कि वेपनाइज करते हैं, किसी तांत्रिक ने वेपनाइज किया हो, और एक जो स्वतः हो जाता है कि किसी के पीछे कोई प्रेत पड़ गया या ऐसा उसको फील हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसकी वजह से क्या कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस उसकी कुंडली में दिखते हैं? मून लगन में है तो ये 7वें घर में हो तो कनेक्शन हो गया, तो इस तरह की समस्याएं आती है। ऐसा फीलिंग आता है कि मैं जैसे चल रहा हूँ मेरे पीछे कोई है। अच्छा, इस तरह का फीलिंग आता है, कई बार ये होता भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी। क्या पिछले जन्मों के कर्ज यानी कि श्राप और नजर बाधा यानी कि बुरी नजर, ये सच में होता है? किस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब हमारे जीवन में हमको ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं? क्या कुछ इम्पैक्ट देते हैं प्लैनेट्स जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हमारे जीवन में उतरते हैं और हमें अलग तरह की कठिनाइयां देखने को मिलती हैं? क्या जलन के पीछे भी कोई रीजन है? इन सभी बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं और इस एपिसोड को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने वो कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कहीं ऐसी कोई परेशानी जो चली आ रही है, इसके पीछे कई जनरेशन से चल रहा कोई श्राप तो नहीं, कोई कार्मिक डेट तो नहीं। उन सभी कॉम्बिनेशंस को हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जहाँ पर हम ये कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, आपको अपनी कुंडली में क्या वो प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो क्या कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है। प्रेत बाधा, क्या ये भी सच में होती है, और होती है तो इनके पीछे कारण क्या होता है? इन सभी बातों को आज हम जानने वाले हैं और इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन्हें आप बहुत पसंद भी करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार सर, हम अक्सर देखते हैं लोग बात करते हैं नज़र दोष की, कहते हैं कि हमें नज़र लग गई, या श्राप की भी बात होती है। ये सारी चीज़ें क्या सच में होती है? हाँ मैडम, ये सब कुछ होता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि हर दूसरे को हो गई जी, है ना। हम लोग जो बात सुनते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधा बात करते हैं, नज़र लग गई, ये दोष वो दोष, हम कुछ बताते हैं, नज़र लग जाती है। ये इतना कॉमन भी नहीं है, बट हाँ, नज़र लगती है, ईविल आई होती है, ये तय है। और इसमें ये जो कर्सेस भी, इसका भी बड़ा रोल है, ये भी होते हैं। और आप ज्योतिष के एंगल से अपने चार्ट को देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि किस पे इसका इम्पैक्ट आएगा और किस पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोनों चीज़ें इसमें दिखती हैं, कौन कितना प्रोटेक्टेड है और कौन बिल्कुल ओपन है। देखिए, एक बात समझिए, जैसे अर्थ पे हम इंसान रहते हैं, वैसे ही और बहुत सारी चीज़ रहती है, जानवर भी रहते हैं, मछलियाँ भी रहती हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी भी हैं, सब हैं, सबका प्लेस यही है। अब अगर आप बात करें नज़र की, प्रेत बाधा की, ईवल आई की, कर्सेस की, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब किसी की डेथ, या भूत प्रेत की भी बात करें इन अ वे, तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जब किसी की डेथ होनी है, अगर किसी वजह से उसकी डेथ उस वक्त नहीं हुई, उससे पहले हो गई, तो जो रिमेनिंग टाइम है वो ऊपर जाने का रास्ता नहीं खुला। अच्छा, तो तब तक तो यही रहेगा। ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ कि हम हिंदू धर्म वाले ऐसी चीज़ों को क्यों फॉलो करते हैं और हमारे में ये चीज़ें सेटल्ड ज़्यादा क्यों है। देखिए, क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है। जी।
जैसे हमें अपने कपड़े पसंद है, हमारा कोई फेवरेट ड्रेस है हमें पसंद है, वैसे हमारे आत्मा को भी ये शरीर पसंद है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। कोई कितना भी पीड़ित हो, बहुत बीमार हो, उम्र भी हो गई 70-80 साल, दुख भी भोगे हूं, उसे मरना है? बोले ना, ठीक कर दे, मरना नहीं है। क्यों? ये विष्णु जी बोल के गए यही तो माया है। यही तो माया है, जो चीज तुम्हें तंग कर रही है फिर भी तुम उसे नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपका उसके साथ अटैचमेंट है। वन। दूसरा, यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अगला क्या आने वाला है? अगला मैं कुत्ता बनने वाला हूँ, शेर बनने वाला हूँ, हाथी बनने वाला हूँ, चूहा बनने वाला हूँ, कॉकरोच बनने वाला हूँ, इंसान बनने वाला हूँ, जानवर बनने वाला हूँ, मुझे नहीं पता। तो जो इनसिक्योरिटी आप लेके चल रहे हैं वो और है। एक तो माया जो इसको नहीं छोड़ने दे रही, एक इनसिक्योरिटी की आगे पता नहीं क्या है। ठीक है। अब हम आते हैं वापस पॉइंट पे, जब किसी की डेथ होती है तो उसका आत्मा शरीर को छोड़ती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो हमारे यहाँ के रिचुअल आप देखिएगा 11 दिन, 3 दिन, किसी के यहाँ 4 दिन, 11 दिन, है ना, 17 दिन। हमारे यहाँ ये अलग अलग अपने अपने सोसाइटी के, हम जिस परिवार में रहते हैं उसके हिसाब से होता है। किसी के तीसरे दिन होता है, किसी के चौथे दिन का रिचुअल होता है, किसी के 11वें दिन का होता है, किसी के 17वें दिन का होता है, किसी के 13वें दिन का होता है। ऐसे रिचुअल होते हैं, पर रिचुअल सबके होते हैं। हम हिंदुओं में रिचुअल सबके होते हैं, रिचुअल नहीं हटा। तो अगर आप ये पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जैसे अगर हम कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें सारा लिखा हुआ है, हमारे इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, जिसमें आत्मा का साइकिल को भी दिया हुआ है। आप आकाश में जाते हैं, गरुड़ पुराण की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सारा साइकिल दिया हुआ है कि आत्मा का साइकिल क्या है, कैसे जाती है, गाय ही क्यों, गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी नदी पार करनी होती है, वाय गाय, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो आप मोटा मोटा एक साइकिल समझ लीजिए कि आत्मा का शरीर से निकलने के बाद मोह नहीं छूटा है जब तक शरीर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तब तक। जब वो वापस री एंटर करने की कोशिश करती है और मुक्ति पे ले जाने के लिए सारे रिचुअल किए जाते हैं। उधर शरीर को लास्ट राइट्स हो गए उसके, आपने दाह संस्कार कर दिया, फिनिश्ड। लेकिन आत्मा अभी भी वही है, आत्मा अभी भी वही है। और ये सारे रिचुअल जो हमारे होते हैं, श्राद्ध होता है, जो पूरा रिचुअल होता है, ये करके इसको आगे के लिए, अगले लोग के लिए उनको विदा किया जाता है। अगर उसका जब किसी का टाइम आएगा तो ही ऊपर वाले लोग का रास्ता खुलेगा, दरवाजा ओपन होगा और फिर वहां उस एंट्री होगी। लेकिन अगर किसी का अकारण असमय निधन हो गया, अकाल मृत्यु, तो वो जब रिमेनिंग टाइम बचा, मान लो किसी ने 60 साल जीना था, उसकी 40 में डेथ होगी, तो 20 साल बच गए। ये 20 साल वो यहीं रहने वाले हैं। अच्छा, ये 20 साल है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता तो खुला नहीं, तो आप वेटिंग में। जैसे आप आते वक्त वेटिंग में हैं, वैसे आप जाते वक्त भी वेटिंग में हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका टाइम आ गया, ठीक है, गो। अब ये टाइम का कैलकुलेशन किसके पास है? वो जिसके पास है वो शेयर नहीं करता, वरना लोग शायद जिंदगी जीना ही भूल जाएंगे, है ना। आज आप किसी को बोलते हैं कि तुम्हारी 5 साल बाद डेथ होने वाली है, 25 साल बाद डेथ होने वाली है, वो आज से डिप्रेशन में चला जाएगा, बोले 25 साल बाद मैं मर जाऊंगा। तो कोई मतलब नहीं इसका। तो लिव लाइफ, जिंदगी जिए, है ना, पता नहीं अगला क्या होगा, तो ये तो जी ले, फिर देखते हैं। तो ये जो आत्मा का नहीं जाना और यहाँ अटैचमेंट रहना, ये एक चैलेंजिंग हो सकता है। इसको हम प्रेत बाधा ये कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, पूर्वज जैसे होते हैं, उनका मुक्ति नहीं हुई, यानी वो भटक रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए टाइम पूरा नहीं होता, पहले चले गए थे, भटक रहे हैं, कुछ भी। या ऐसे कर्म थे कि जो वहां तक पहुंचने नहीं दिया, या मन यहाँ अटक गया तो वो जा ही ना पाए, वो वेटिंग में, तो कि मुक्ति मिले तो मैं जाऊं, या रिचुअल आपने प्रॉपर नहीं किए। तो क्या होता है कि इनकी वजह से घरों में, परिवारों में परेशानी आने लगती है। ठीक है। या इनके जो कर्म है वो आपके अगली पीढ़ियों में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। आपकी कुंडली बताती है कि आपके पीछे प्रीवियस कोई रहा या जल्दी चला गया। तो कुंडली में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अच्छा। आप एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए
एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, आप इस कॉम्बिनेशन को लगाइए, जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन मिला सीधा पूछिए कि आपके पूर्वजों में किसी की अनवांटेड डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, कोई खो गया था आज तक मिला नहीं, वो खो गया, वो कॉम्बिनेशन है, वो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन में से एक है। अगर किसी की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है तो इट इज़ एक्चुअली डेंजरस। आपको अपने पिछले पूर्वजों का मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना डेफिनेटली पड़ेगा, वरना ईवल आई पूरी जनरेशनल प्रॉब्लम दिखेगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चंद्रमा के साथ केतु और शनि का एक साथ होना। अच्छा, सैटर्न केतु प्लस मून, अगर तीनों एक साथ हैं, आप सीधा लगाइए व्यूअर्स, सीधा बताइए, आप चेक करिए अगर किसी के ये है तो अपने देखिए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले आप सीधा पूछिए, या तो किसी की अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट वगैरह का, छोटी उम्र में चला गया, या किसी की डेथ हुई थी, मर्डर। आप लोग जरूर अपनी कुंडली में इस कॉम्बिनेशन को चेक करिए और अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। दूसरा, अब हमेशा यही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मिले ये जरूरी नहीं है, और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी चंद्रमा की राशि कर्क राशि में शनि केतु का होना भी वही बताएगा। अच्छा, वही होगा। यानी 10 नंबर राशि में केतु चंद्रमा का होना भी वही बताएगा, शनि की राशि है, जो राशि है उसमें उस प्लेनेट की एनर्जी तो है ना। यानी सैटर्न की राशि में चंद्रमा केतु का होना, चंद्रमा की राशि में शनि केतु का होना, तभी तो तीनों कॉम्बिनेशन में ना, तब ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। जिसका चंद्रमा शामिल है उसके साथ तो ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसका शामिल नहीं है, सिर्फ राशि शामिल है उसका, इसका मतलब 2-3 पीढ़ी से ज्यादा हो गया है वो, तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं मिलते, ठीक है। तो हम जैसे हमारा लाइफ का साइकिल होता है, वैसे हमारा आफ्टर लाइफ भी एक साइकिल होता है। यहाँ से डेथ होना और अगला जन्म लेने के बीच का जो साइकिल है, जैसे ये साइकिल है, ये मान लीजिए जन्म हुआ और आपने पूरी जिंदगी जी, यहाँ से आप एग्जिट करके अर्थ पे आए, ये पूरी जिंदगी जी एग्जिट करके, तो अब ये जो साइकिल है, ये ऊपर वाला बोला, ये जो आफ्टर डेथ नेक्स्ट बर्थ, इसके बीच के साइकिल के अंदर की जो स्टोरी है, ये वो बता रहा है, ये वो कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैंने आपको एक ये रूल, स्टेट रूल बताई दिया। अब देखिए कुंडली में ऐसी चीजें दिखती है, जैसे एक रूल हो गया। इसके अलावा आप देखिए, अगर कुंडली में राहु केतु का संबंध चंद्रमा से है तो भी इस तरह का सिम्टम, केतु तो अभी हमने बात कर ही ली, राहु केतु का सिम्टम अगर कनेक्शन अगर चंद्रमा से आ जाए तो इस तरह का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। एक और बढ़िया रूल बताता हूँ, आपसे बात करते करते मेरे को ध्यान आया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की कुंडली में राहु से 9वां चंद्रमा है, अच्छा, यानी चंद्रमा से राहु 5वां है, तो वो अपने पिछले जन्म का जो पेंडिंग काम है वो पूरा करने आया है। अच्छा, हाँ, ये रूल है, ये पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट बता रहा है। हाँ, वो अधूरे काम है, अधूरे काम, वो उसको यहाँ इस जन्म में पूरा करने आया है, ये एक रूल है। तो देख लीजिएगा, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा से 5वां राहु हो, या राहु से गिनेंगे चंद्रमा तो 9वां आ जाएगा, वो भी अगर इसका कनेक्शन 8वें 12वें घर से कनेक्शन और आ गया तो ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। यानी बहुत सॉलिड कर्मा था जो पीछे किया, और आप देख लीजिए वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्डेड है, वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो उस तरह के सिम्टम्स, जैसे लोग कहते हैं कर्सेस, अगर वो नेगेटिव है तो कर्स है, अगर वो पॉजिटिव है तो ब्लेसिंग है। अच्छा, तो आप देख लीजिए सिंपल कनेक्शन क्या हुआ, पिछली पीढ़ियों से संबंध, पिछली लाइफ से संबंध है ना, और उसमें अगर कोई पेंडिंग चल रहा है, अगर कोई आत्मा भटक रही है, कोई चीज भटक रहा है, तो ईवल आई कनेक्शन आ गया, है ना, या प्रेत बाधा, इस तरह की चीजें आ गई। अगर राहु केतु का राहु का कनेक्शन चंद्रमा के साथ आ रहा है तो पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है, 8वां 12वां जुड़ गया तो कर्मा बहुत स्ट्रांग है, है ना। तो अपने पिछले जन्म का जो पेंडिंग था वो इस बार पूरा करने आए हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये सारी चीजें तो शायद हमें पता है, लेकिन ब्यूटी कहीं और है, रोल कहीं और है, और वो इसमें नहीं है। ये तो वो छोटे छोटे कनेक्शन है, असली खेल तो कुछ और है। सर, इसी बीच मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आ गई, जैसे आप जो पॉइंट बता रहे हैं इसके लिए मैं आगे बढ़ूं कि क्या किसी का अगर लग्न या लग्नेश कमजोर होता है तो क्या वो इंसान ज्यादा प्रोन टू इविल आई होता है, उसको नजर लगने की ज्यादा संभावना होती है? बिल्कुल, आपने एकदम ठीक पॉइंट बोला। अच्छा। देखिए समझिए, या तो लगन कमजोर हो या चंद्रमा कमजोर हो। चंद्रमा आपका मन है, लगन आपका शरीर है जी। तो लगन कमजोर होना तो सबसे बड़ा डिजास्टर है मैडम। अगर लगन किसी का कमजोर है और चंद्रमा कमजोर है तो आप ये मान के चलिए जिंदगी वो स्ट्रगल ही करने आया, कुछ नहीं, कितने बड़े राजयोग हो, कुछ मिलना तो है नहीं। क्योंकि आप एक बात समझिए, भगवान मान लो प्रकट हो और आपसे बोले तू जो मर्जी मांग मैं तुझे दे दूं, है ना, तो आपको क्या करना है? अरे डबल बेड की चादर लेके बैठो यार, तुम रुमाल लेके खड़े हो। तो लगन कमजोर होना मीन्स रुमाल लेके खड़ा है, जो ऊपर वाला देना भी चाहता है तो इतने से में आएगा। और अगर लगन मजबूत है तो बोले साहब ये
किंग साइज बेड की चादर है, इसमें भर दो, सी द डिफरेंस, द क्वांटिफिकेशन। आप किसी से मांगने गए हैं, कर कटोरा ही छोटा लेके गए हो यार, कटोरा तो बड़ा ले जाओ ताकि मिले तो ज्यादा। तो जब ब्लेसिंग मिल रहा है और लगन कमजोर है तो आपका कटोरा छोटा है, कटोरा ही नहीं है, उन्हें कटोरी सी है। लेकिन अगर लगन मजबूत है और कुंडली में राजयोग है तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक वो ऊपर वाला देना चाहता है, आप ले रहे हैं या नहीं ये लगन तय करेगा। इसी तरीके से इमोशनल हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, ओवरऑल मैं जिंदगी में खुश रहूंगा या दुखी, ये सब चंद्रमा तय करेगा। आपका नेचर, बिहेवियर, हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पी सोल है, सैड सोल है, चंद्रमा तय करेगा। इसलिए चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ बहुत दुखी रहता है क्योंकि यही तंग करते हैं उसे। तो अगर चंद्रमा पावरफुल है तो आप ये मान लीजिए कैसी भी समस्या आ जाए ये लोग खुश ही रहेंगे। अच्छा, आप समझ लीजिए, आप देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, है ना, उनको नहीं पता कि 2 दिन बाद उसके पास खाना होगा कि नहीं, उसके पास उतना ही है कि वो 1 वीक का है, उसके बाद पता नहीं 7 दिन बाद क्या होगा। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन वो खुश रहते हैं। एक वो लोग होते हैं जिसके अकाउंट में उसके बाद एसेट्स खूब सारी है, 10-20 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हैं, सब सेटल है, बच्चे अपनी जगह सेटल हैं, खुद सेटल है, वाइफ इज ऑल्सो अर्निंग, मेकिंग लॉट ऑफ वेल्थ, रेंटल इनकम भी आ रही है, दुखी है, कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी, चंद्रमा खराब है यार। अच्छा, और जिसके पास 7 दिन के बाद का राशन नहीं है वो तो मजे ले रहा है, खुश है। तुम्हारे पास अगले 5 साल का तुमने इंतजाम कर रखा और आज से टेंशन है कि 5 साल बाद क्या होगा। क्या है ये लगन और चंद्रमा का मजबूत होना या कमजोर होना यही दिखाता है। सर मैं ऐसा देखती हूँ कि लोगों का मानना है क्योंकि अमीर लोग या जिनके पास में धन योग है या जिनकी जीवन में सक्सेस भरी हुई है, प्रॉस्पेरिटी भरी हुई है, वो सोचते हैं उन्हें बुरी नज़र नहीं लगती है। क्या ऐसा सच में है कि अमीरों को बुरी नज़र नहीं लगती? नहीं मैडम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नजर का अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं। नजर सबको लगती है, लेकिन लगन जिसका कमजोर है, चाहे वो अमीर है या गरीब, कोई फर्क नहीं है, नजर लगेगी तो लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करते करते आप नोटिस करेंगे, आप सोसाइटी में, कॉमन सर्किल में जब लोगों में से मैं मिलते जुलते हैं तो बोले जैसे ही मैं कुछ ज़्यादा खुश हो जाऊं मेरे साथ समस्या आ जाती है। हाँ। कोई बड़ी परेशानी, बहुत लोगों ने दिस कॉमन कि जैसे ही मैं किसी दिन है ना एकदम हैप्पी हो जाऊं, सेलिब्रेशन मूड में जाऊं, नजर लग जाती है, कोई ना कोई घटना आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे। तो उसका कारण नजर होता है। यस, आंसर इज राइट। और कई बार ऐसा होता है कि नजर नहीं लगी, कुंडली में ऐसा योग है, उसका उपाय करो, नजर को भूल जाओ। तो दोनों चीजें, अगर कुंडली ऐसा योग रिप्रेजेंट कर रही है जी, जिसका कनेक्शन आ रहा है, तो मान लो चंद्रमा के साथ शनि है, हर खुशी के बाद दुख आएगा और हर दुख के बाद खुशी आएगी, ये कॉमन रूल है। मून प्लस सैटर्न, मून क्या है हैप्पीनेस, सैटर्न क्या है दुख, तो हर दुख के बाद सुख और हर सुख के बाद दुख, ये निश्चित है। मून और सैटर्न, मून सैटर्न एक साथ, ठीक है। यही अगर 8वें घर से कनेक्शन आ गया तो और बढ़ गया। अच्छा, 8th हाउस है ना। नजर लगने के लिए अगर लगन का पावरफुल होगा और नजर नहीं लगेगी, यानी लगन क्या है, आपका प्रोटेक्शन शील्ड है, कवच है, कवच जी। लेकिन कवच वीक हो या ना हो और 8वां घर ज्यादा पावरफुल हो, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम सारी है, नजर क्या है, राह में आने वाली सारी परेशानियां, अच्छा, सारी नेगेटिविटी। नजर क्या नेगेटिव ही है ना। किसी को नजर लग गई तो अचानक रातों रात अमीर हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, ऐसा तो कभी नहीं सुना। इसका मतलब ईवल आई, नजर, कर्सेस, ये सब नेगेटिव है। इसका मतलब इसका 8वें घर से तो सीधा संबंध है ही। अच्छा, है ना, परेशानी है ना। तो 8वां घर का कनेक्शन, तो अगर चंद्रमा प्लस शनि 8वें घर में हो गया तो हो गया प्रोन पीड़ित। अब ये तो है कॉमन कॉम्बिनेशन, असली गेम तो कहीं और है। अच्छा, हाँ, ये तो वो कॉम्बिनेशन है जो दिख गए आपको, दिख के छोटे छोटे हो गए, आपने छोटे मोटे उपाय कर दिए, सेटल हो गया। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह की समस्या आएगी, चाहे आपको यहाँ नहीं भी दिख रही हो, वो किसी और वजह से आएगी और वो लंबे समय चलेगी और वो हो सकता है पारिवारिक को कई पीढ़ियों से चल रही हो। अच्छा, कई पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से चल रही हो, वो उस तरह के योग होते हैं। और उसमें जो एक प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा प्लैनेट? यूरेनस। यूरेनस। अभी तक हम जो बात करते आए हैं वो 9 प्लैनेट की बात करते हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये तो हो गए 9 प्लैनेट। 3 एक्सटर्नल प्लैनेट होते हैं, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून। तो उसमें जो ये यूरेनस है
क्योंकि यूरेनस इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में आपने गलतियां की हैं, गलत काम किए हैं, भगवान के काम में दखलंदाजी की है, अपनी तरफ से कुछ इन्फोर्स किया है। जैसे जो तांत्रिक होते हैं, काला जादू वादू कर रहे होते हैं कि वो सब इसकी जिंदगी में इसने मेरे साथ बुरा किया, इसका सब उजाड़ दो। तो उसकी किस्मत में तो एंजॉय करना लिखा था। तुमने पावर इकट्ठी करके अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया उसको, तो अगली बार उसको यूरेनस बताएगा, उसकी पूरी पीढ़ी को उड़ाएगा। इसलिए जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो नेगेटिव बात करते हैं, तंत्र इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन तंत्र का किसी के लिए नेगेटिव उपयोग करना, आप ये मान लीजिए कहीं तो स्टोर हो रहा होगा कर्म, वो यूरेनस देखता है उसको। अच्छा, ये कनेक्शन यूरेनस का है। जैसे सैटर्न कार्मिक डेट्स पे काम करता है, वैसे यूरेनस अपने पास स्टोर रखता है कि इसने मेरे कामों में कितनी दखलंदाजी करी, और इसकी पूरी पीढ़ी वो एक साथ लगाता है। पूरी पीढ़ी लगाता है, 3-3, 4-4 पीढ़ी एक साथ लगाता है, क्योंकि यूरेनस ऐसा प्लेनेट हिलता तो है नहीं, एक एक राशि में बहुत लंबे समय तक रुकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमने शनि देखा 2.5 साल, यूरेनस तो बहुत साल है। ये जो एक्सटर्नल प्लेनेट है, ये इतना दूर है, कोई 7 साल, कोई 14 साल ऐसे रहते हैं ये, है ना। तो अगर वो इतना लंबा समय रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक चाइल्ड और दूसरे चाइल्ड के बीच में 7 साल का फर्क नहीं है, तो यूरेनस तो वहीं मिलेगा ना, दोनों को उसी राशि में। तो इसका मतलब कनेक्शन तो आ गया, कनेक्शन तो आ गया। ऐसे ही आप और प्लैनेट ले लीजिए, 14 साल जो रहते हैं, तो 14 साल तो पूरी पीढ़ी को खाएगा ना एक साथ, पूरी पीढ़ी में ही उसी राशि में मिलेगा। अब वो राशि कौन से घर में पड़ी, ये अलग स्टोरी है, लेकिन उसमें रहेगा ना। तो इसलिए इनका जो कॉम्बिनेशन, इनका जो इम्पैक्ट आता है, वो जनरेशन पे जाता है। तो ये जनरेशनल इम्पैक्ट है ये। और यूरेनस आप देख लीजिए, एक ऐसा प्लैनेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी में पॉजिटिव होगा, तो ये कुंडली में दिख रहा होगा कि साहब इसकी कुंडली भी ऐसी, इसकी कुंडली भी ऐसी, है ना जी। लेकिन दोनों का जन्म अलग अलग समय हुआ। मान लीजिए एक छोटा सा ले लेते एग्जाम्पल, एक कुंडली है, ठीक वैसी ही कुंडली मोटा मोटा 35-36 साल बाद रिपीट होगी। शनि उसी राशि में आएगा, बाकी सब घूम घाम के 2.5 साल रहेगा, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो ही सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो 36 साल बाद अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले लीजिए 35-40 साल के बीच में कोई सेम पैटर्न बैठा, ये बहुत अमीर है, ये एकदम गरीब है, या ये बहुत गरीब है, ये एकदम अमीर है। कैसे? क्योंकि मैडम वो उसका यूरेनस का फर्क है। तो इसमें वरना तो सेम होना चाहिए ना, दोनों की शक्ल भी एक जैसी होनी चाहिए। एक यूरेनस एक राशि में दिख रहा है, 36वें साल में तो सेम राशि में घूम के आएगा नहीं, वो शनि घूमता है। यूरेनस को तो बहुत लंबा समय लगता है जी। तो अप्रोक्सीमेटली 84 ईयर्स। तो इसका मतलब सेम चार्ट होने के बावजूद भी फर्क होगा। इसलिए किस्मत अलग अलग होती है, पिछले जन्मों के कर्म अलग होते हैं। और अगर आपका वो नेगेटिव है, आपने नेगेटिव काम किया, बोले काम तो नेगेटिव किया था 3 जनरेशन पहले हमारी पीढ़ी में, हम यहाँ क्यों आए? बोले साहब आपने भी नेगेटिव काम किया था, इसलिए वो चाहे वो कहीं और किया होगा, लेकिन ये वाली जनरेशन पूरी स्पॉइल्ड है, तो तुम्हारे को इसके अंदर फिट कर दिया। तो बाकी सब झेल रहे हैं इसलिए, तो हाँ, इसलिए आपको भी इसी लाइन में इसलिए डाल दिया। आत्मा का सिलेक्शन ही वैसे होता है। शरीर कौन सिलेक्ट करेगा? आत्मा सिलेक्ट करेगी। आपका जन्म कैसे हुआ? आत्मा हैज टू डिसाइड ना। आप मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, मेरे को आज ये रेड कलर की टी शर्ट चाहिए, ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए, साड़ी का रंग ये चाहिए, करते हैं ना। ऐसे आत्मा भी सेलेक्ट करती है कि मैं किस बॉडी में जाऊं, किस परिवार में जाऊं। अच्छा, उसके पीछे उसका पूरा एक साइकिल है। जब वो सिलेक्शन होता है तो जिसको वो वही चीज पसंद करता है कि मुझे यहाँ जाना है, ये मेरा कार्मिक यहाँ पेंडिंग है, तो वहां जाके उसका कनेक्शन होता है और उसका पूरा जन्म का पूरा साइकिल वैसे शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें इनका रोल बहुत बड़ा है यूरेनस का, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यूरेनस बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक पॉइंट आता है, मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं विच इज वेरी वेरी डेंजरस। आपने अक्सर सुना होगा, आजकल तो अब पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे मंत्र तंत्र करने वाले लोग हैं, बोले साहब ये तंत्र वो तंत्र, इसका ये बिगाड़ दिया। कैसे पता पड़े कि आपके ऊपर किसी टूल का, किसी शस्त्र का तांत्रिक अटैक किया गया है? ये कैसे पता पड़े? बाकी जगह तो भ्रम है। 100 में से 95-99% तो भ्रम है, 1 या 2% पॉसिबल है। अच्छा ना, क्यों भ्रम है मैं समझाता हूँ, लेकिन 1 या 2% ही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। वो भी उसका भी लॉजिक समझाऊंगा। आप एक बात समझिए, मान लीजिए किसी ने तंत्र सिद्धि करी, उसको सिद्धि करने में कितने साल लगे? 10-20 साल लगी। उसने रात दिन मेहनत करी, मंत्र जाप किए, साधना करी, सारे सामाजिक जो वो हैं
सारी चीजें छोड़ी, परिवार छोड़ा, सिद्धि करी और उसको सारी शक्तियां प्राप्त हो गई 2 मिनट के लिए, मान लीजिए। कलयुग है, आसानी से मिलेगी नहीं, लेकिन मान लीजिए उसको मिल गई, है ना, वो लकी था, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ, जो असली तांत्रिक होंगे, जिसने अपनी जिंदगी के 10-20 साल लगा के ये कर दिया, और अब भी वो दूसरों को बुरा ही करेगा क्या? कैसे? तो भाई उससे सीखा क्या स्पिरिचुअलिटी से? हाँ। उधर तो मोक्ष की तरफ ले जा रहा है ना, और तुमको बोले इसकी टांग टूट जाए, इसका पैसा निकल जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या चल रहा है यार ये? तो इसका मतलब ये तो असली नहीं है। और कोई छोटा मोटा उसने कोई टोना टोला कर दिया, बोले ऐसा कर दो, ये हो जाएगा, ऐसा कर दो। मैं तो खैर ज्यादा बिलीव नहीं करता इन सब चीजों के, क्योंकि जिसके पास पावर है वो इस्तेमाल करता नहीं, जिसके पास पावर नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। वन, सिर्फ 1% ऐसा रूल है जो ये कहता है कि आपके ऊपर तांत्रिक अटैक हुआ और एक्चुअली कोई वेपनाइज्ड किया गया इसको, है ना। अगर कुंडली में यूरेनस के साथ मार्स है, अच्छा, हाँ, उसके अलावा वेपनाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये योग है तभी हो सकता, तभी होगा। और इस योग का, ये योग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल हो गया, या मार्स और ये यूरेनस कुंडली में आमने सामने वाले घर में हो, या तो साथ में हो, या आमने सामने वाले घर में 1 से 1 में हो, तो ही ये संभव है, अदरवाइज संभव ही नहीं है। अच्छा, अदरवाइज भ्रम होगा, लेकिन हाँ भ्रम होगा, कोई छोटा मोटा कर ले यार, ठीक है। आप सड़क पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी धीरे करी, फिर चल दी है, तो वो तो ये है। लेकिन एक आ गया कि आप जा रहे थे फुल रफ्तार में, अचानक गड्ढे में गिर गए और खत्म, दैट इज यूरेनस प्लस सन मार्स। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी होती है। सर, एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है। मैंने ऐसा देखा है कि लोगों की लाइफ में प्रेत बाधा आ जाती है। प्रेत बाधा, एक तो आपने बोला कि वेपनाइज करते हैं, किसी तांत्रिक ने वेपनाइज किया हो, और एक जो स्वतः हो जाता है कि किसी के पीछे कोई प्रेत पड़ गया, या ऐसा उसको फील हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है। इसकी वजह से क्या कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस उसकी कुंडली में दिखते हैं? वो भी दिखता है मैडम। अगर लगन में या कुंडली के 12वें घर में, फर्स्ट हाउस या 12th हाउस में मून के साथ यूरेनस है, तो इस तरह की घटनाएं होती है। अच्छा, हाँ, हम क्योंकि यूरेनस को ज्यादा फोकस नहीं करते, हम तो मून को फोकस करते हैं। यानी मून इन लगना और इन 12th हाउस, और इसका कॉम्बिनेशन बना यूरेनस से या आमने सामने वाले घर से। जैसे मून 12th हाउस में तो ये 6ठे घर में यूरेनस हो, मून लगन में है तो ये 7वें घर में हो, तो कनेक्शन हो गया। तो इस तरह की समस्याएं आती है। ऐसा फीलिंग आता है कि मैं जैसे चल रहा हूँ, मेरे पीछे कोई है। अच्छा, इस तरह का फीलिंग आता है। कई बार ये होता भी है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस तरह की बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बनाते हैं कि साहब उसको वहाँ ये एक्सपीरियंस हुआ, उसको वहाँ ये एक्सपीरियंस हुआ, ये भूत बंगला, हॉन्टेड प्लेसेस है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें आती है। तो वो सबको नहीं दिखती वहाँ पे कि वहाँ जो जाकर सबको भूत दर्शन होंगे। अरे ये कोई देखने की चीज है नहीं है, लेकिन किसी किसी को वहाँ पे बहुत फील होता है। तो वो किसको फीलिंग आएगा? वो इनको फीलिंग आएगा, क्योंकि लगन में यूरेनस हुआ तो लगन कमजोर। जैसे आपने बोला पिछले जन्म के कार्मिक डेट्स, पिछले जन्म में कोई अधूरा काम होता है तो वो प्रेत योनि में वो आत्मा पहुंच जाती है। तो जिसको वो आत्मा इफेक्ट कर रही है, क्या उसका और उस आत्मा का, प्रेत आत्मा का आपस में कोई पिछले जन्म का कनेक्शन? बिना कनेक्शन के तो कोई तंग करता ही नहीं है। अच्छा, उसके तो संभव ही नहीं है ना। कोई ऐसा थोड़ी एक्सीडेंट बाई चांसेस हो गया। नो नो नो, देयर इज सम कनेक्शन। बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता। तो कनेक्शन तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पर ये भी समस्या नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी समस्या कर्सेस की है। हाँ, पेरेंटल कर्सेस, खुद के कर्सेस, वो भी लीनियज में चल रहे हैं। ये तीसरी समस्या। एक हो गया ईवल आई, एक हो गया प्रेत बाधा, एक होता है आपको वेपनाइज करके आपके ऊपर अटैक किया गया और आपको एकदम किल कर दिया गया फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, वो। और एक होता है, ये तो पेरेंटल कर्सेस हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा किसी फैमिली में, और ऑडियंस ये आप जरूर नोटिस करके बताइएगा, आपके नॉलेज में जरूर ऐसे लोग जरूर होंगे जिनको इस तरह की समस्या है। इनको एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है। बताता हूँ कैसे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ये बात मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। किसी के घर में सारे लड़के ही हैं, किसी के घर में सारी लड़कियां ही हैं, किसी के परिवार में सारे बच्चे मैरिड लाइफ में सेटल नहीं है, हाँ, किसी के परिवार में सारे बच्चे करियर में सेटल नहीं है। कैसे हो सकता है? मिलता है ना, कॉमन पैटर्न है। कैसे संभव है?
दोनों बच्चों का जन्म अलग अलग समय हुआ, प्लेनेट अलग अलग हैं, दशाएं अच्छी आई चली गई, लेकिन शादी किसी की नहीं हुई। 3 बच्चे हैं, तीनों, इसका डिवोर्स उसका डिवोर्स, तीसरे की शादी नहीं हो रही। ये तो अपन ने कॉमन देखा है ना, ये मिलता है। तो अच्छा, इसमें देखें सब, ये तो एक ही जनरेशन हुआ, बोले 2 जनरेशन हुआ, पहले चल जाओ, तुम्हारे यहाँ 1-2 और ऐसे लोग, हाँ यार उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी 2 शादी हुई थी, इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। ठीक है, या आपने पैटर्न नोटिस किया, एक ही पॉइंट है, मैटरनल पैटर्नल साइड किसी में भी हाँ, किसी में भी दिखेगा, क्योंकि दोनों ही अपने परिवार है ना। जब हमारा बर्थ होता है तो हमारे को ब्लेसिंग्स और कर्सेस दोनों मिलते हैं, है ना, दोनों साइड से, कि हमारे गुण इस दादा से आए, इतने गुण दादी से आए, इतने मामा से आए, इतने ननियाल पक्ष से आए, इतने फादर से आए, इतने मदर के आए, और फिर उसके बाद अपने जुड़ के फिर एक अलग यूनिक आइडेंटिटी और एक इंसान बनता है। उसके नेचर बिहेवियर उसका से होता है, वो उसके गुण दोष बनते हैं। कभी इस पर बात करेंगे, पूरा फॉर्मूला उसके साथ समझाऊंगा। ये बहुत डिटेल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी विल डिस्कस। तो उसमें क्या होता है कि वो जो जीन्स आ रहे हैं उसके अंदर दादा के भी तो आ रहे हैं। अच्छा सोचो, अब दादा के आ रहे हैं तो दादा में किसके हैं? बोले अपने दादाजी के, अपने फादर के, अपनी मदर के, तो इसका मतलब कैरी फॉरवर्डेड तो ही, और इन सारी लीनेज का मालिक को राहु बोला। ठीक है, तो इसका मतलब राहु का रोल है, लेकिन सिर्फ राहु का रोल नहीं है, इसमें 2 प्लैनेट और शामिल है। कौन से? मार्स और सैटर्न। अच्छा, अगर किसी कुंडली में मार्स सैटर्न का कनेक्शन 8th हाउस से आ जाए तो पेरेंटल कर्सेस है, पितृदोष भयंकर है, हाउस से है। हाँ, मार्स सैटर्न का कनेक्शन 8th हाउस से आ जाए तो पेरेंटल कनेक्शन है। अब वो कहे जी मेरे तो 8वें घर में शनि बैठा है जी, मार्स तो ही नहीं वहां, कनेक्शन कैसा है? बोले मार्स लगन में बैठा है, 8वीं दृष्टि से कनेक्ट हो गया। 5वें घर में बैठा है, 4थी दृष्टि से कनेक्ट हो गया जी। 2nd हाउस में बैठा है, 7वीं दृष्टि से कनेक्ट हो गया। मार्स सैटर्न तो आ ही गया ना। अच्छा, तो कनेक्शन आ गया। आप समझ गए फॉर्मूला? मार्स और सैटर्न एक साथ कहीं भी कनेक्ट हो जाए तो वो छोटा होगा, लेकिन 8th वाला ज्यादा बड़ा होगा, 12th वाला ज्यादा बड़ा होगा। आप समझ गए बात? तो ये, और एक आपको फॉर्मूला और बताता हूं कि अगर मार्स सैटर्न किसी की कुंडली में है या मार्स राहु एक साथ है किसी कुंडली में, तो उसको उस लीनिएज में इस तरह की समस्याएं थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। आप नोटिस करिएगा, अगर किसी की फैमिली में इस तरह का है, चार्ट खोलिए, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन या मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन या सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन, इन 3 में से किसी न किसी का कनेक्शन आ रहा होगा। और जो ईविल आई और परिवार में किसी की डेथ, और वो उसके लिए शनि का, चंद्रमा का और केतु का कनेक्शन आ रहा होगा। आप नोटिस कर लीजिए, पूरी लीनिएज में ये कॉम्बिनेशन तो मिलेंगे ही, 3-4 पीढ़ी देख लीजिए, ये सब मिलेगा। ऑडियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ये कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिले हैं अपनी कुंडली में या अपने परिवार में किसी सदस्य की कुंडली में। सर, हमने ये तो देखा है कि कर्सेस की बात हम करते हैं, लेकिन क्या कर्सेस पिछले कई बर्थ से कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं इस जन्म में? डेफिनेटली। कैसे बताता है एस्ट्रोलॉजी इसको? ये तो बहुत आसान है, आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें अब राहु का खेल है। लेकिन खाली राहु का खेल नहीं है, कुंडली में तीसरे घर का, 3rd हाउस का भी खेल है। अच्छा, हाँ। अब मैं आपको लॉजिक के साथ ये बात समझाता हूँ, ऑडियंस में मुझे नहीं पता, बट ऑडियंस मस्ट एंजॉय दिस, कि ये एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा और नोटिस भी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रूल्स लिख लीजिएगा पेपर पे और अपने चार्ट पे लगा के देख लीजिएगा, मैच करेगा। तो इससे पहले कि सर आंसर दें, आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। देखिए, कुंडली में 8वां घर डेथ है जी, 8वें से 8वां तीसरा घर हुआ, 3rd हाउस, तो 3rd हाउस का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। तीसरा घर हमारी बॉडी में किधर है? ये छोटा वाला दिमाग जो होता है ना पीछू, ये भी, इसका भी कनेक्शन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये भी तीसरे घर से कनेक्शन आता है। अच्छा, और राहु तीसरे घर में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है और बहुत पावरफुल होता है। राहु है पर्दा, कर्टेन। तो आपके इस जन्म के कार्य, जब आपका जन्म खत्म हुआ उस पर पर्दा डाल दिया गया, आपको याद नहीं है, लेकिन राहु को तो पता है कि मैं कहां पर्दा डाल के आया हूं। तो आपके कर्मों का हिसाब किताब और आपके पिछले जन्म की चीजें जो आपको याद नहीं है, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी बॉडी की हार्ड डिस्क है जी, उस हार्ड डिस्क पे पर्दा लगा दिया, एक पार्टीशन बना के दिया, बोले ये C कॉलन था, ये D कॉलन है, ये E कॉलन है। IT वाले समझ जाएंगे इस बात को, देखिए। तो बोला पिछला जन्म C कॉलन था, अगला D, उसके अगला E, तो अलग अलग वो बना दिए, हर एक पे पर्दा पार्टीशन डालते गए। तो उसमें डेटा तो है, उसमें आपके कर्मों का हिसाब किताब तो है, आप उसे रीड नहीं कर पा रहे। प्लैनेट ने रीड किया, उसके हिसाब से अगले जन्म में आपको वो वाला प्लैनेट उस राशि में वहां मिल गया। अच्छा, पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, पिछले जन्म में मैंने
बहनों के साथ बहुत बुरा किया था, बुआओं के साथ बहुत बुरा किया हो, तो इस जन्म में मेरे को बुध खराब मिलेगी। पिछले जन्म में मैंने अपने पार्टनर के साथ बहुत खराब किया था, इस जन्म में वीनस खराब मिलेगी। पिछले जन्म में मैंने अपने संतान के साथ बहुत बुरा किया था, तो इस जन्म में बाकी 5वां घर बृहस्पति खराब, सूर्य खराब मिलना ही है, क्योंकि उसका कनेक्शन है। तो जो जो प्लेनेट खराब है उसका पिछले, इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएट पिछले 5, 7, 10 जन्मों में उसका भी सीक्वेंस होता है। 5, 7, 10 जन्म कितना भी हो सकता है, यू नेवर नो ना कि आपका कौन सा जन्म कब चल रहा से है, चला आ रहा है। हाँ, तो उसमें से वो पिक एंड चूज होता जाता है और उसके हिसाब से प्लेनेट का अलाइनमेंट होता है, फिर आपका जन्म होता है। अच्छा, अगर आप इस बात को समझें, मैं एक छोटा सा सवाल है ऑडियंस के लिए सीधा छोड़ता हूँ, आपने कभी सोचा है कि आपको कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में, कोई भी एक प्लेनेट कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में, इसमें ही क्यों मिला? कभी सोचिएगा। अगर ऊपर वाले ने हर छोटी छोटी बारीक चीज तय करके भेजी है, तो आपको कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में, कौन से नवमांश में, कौन सी डिग्री में मिला, ये भी तय किया होगा। ऐसे ही जन्म होना संभव ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो जो अब अपन वापस आते हैं, राहु केतु उसने डाला पर्दा सबकॉन्शियस माइंड, हाँ। और वहां से आपको पिछले जन्म का याद आया नहीं, लेकिन इनके पास तो है ही रीडिंग का सिस्टम, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है। बोले बृहस्पति आए, उन्होंने बोला ये पिछले जन्म में ये अच्छा किया, इसका सामान ये लो जी, आपको इसका ये फ्रूट मिला। बोले ये तुमने ये खराब किया, इसका भी फ्रूट मिलेगा। अब इसका हो सकता है आम मिले, सेब मिले, इसका करेला मिले, फ्रूट तो मिलेगा। वो फ्रूट है या वो ये नीम की बेरी है, वो क्या है, अच्छा है, कड़वा है, मीठा है, स्वाद आ रहा है या कड़वा लग रहा है, ये डिपेंड करता है। फ्रूट तो पिछले जन्मों का फल तो मिलेगा। अब नीम की निमोली मिले या आम मिले, ये तय अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। इसमें अब यूरेनस का रोल आता है। क्या रोल है? क्योंकि यूरेनस ने तो सारे स्पिरिचुअल, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है, जैसे आपने मास किलिंग कर दी जी, है ना, मान लीजिए किसी ने, जैसे बड़े बड़े वो थे राजे महाराजे थे, जो जैसे वो तानाशाह लोग थे, उन्होंने हजारों लोगों को एक साथ मारा, तो क्या एक खून की भी वही सजा और 1000 खून की भी वही सजा? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा अलग अलग सजा होती है। तो वो कौन मेंटेन करेगा? वो स्पिरिचुअलिटी के लिए उसमें अब इन सबसे ऊपर का लेवल का है, तो वो यूरेनस मेंटेन करेगा। अच्छा, आपने देखा होगा, आप नोटिस करिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। बच्चों का जन्म होता है, कुछ बच्चे जन्म से ही मेंटली रिटार्टेड होते हैं। हाँ, ऐसा होता है ना, होता है ना। भगवान करे ये ना हो, ये बहुत बड़ा कलेश है। ये इससे बड़ा कोई तकलीफ नहीं है जिंदगी में, इससे बड़ी कोई तकलीफ है ही नहीं जी। अगर किसी के यहाँ मेंटली रिटार्टेड बेबी है, पूरी जिंदगी आप ही को संभालना है। इसका मतलब आपकी कुंडली में यूरेनस को चेक कर लीजिए। अच्छा, उस बच्चे की कुंडली में यूरेनस को चेक कर लीजिए, वो आपको बता देगा मैंने ऐसा क्यों किया। पूरे जन्म पर इम्पैक्ट है। ये है यूरेनस। राहु केतु शनि तो बच्चे हैं इसके सामने, तभी तो ये बाहर है। आप लॉजिक समझ लीजिए, सूर्य है, सारे प्लेनेट आमने सामने उसके आसपास घूम रहे हैं, सबसे पीछे कौन है? शनि। अगर शनि का सूर्य पे इतना इम्पैक्ट है, 7.5 ये ढैया, शनि की अंतरदशा, महादशा, ये कर दिया, चतुर्थ कर दिया, हम इसके बारे में बात करें। सोचो उसके पीछे बैठा है यूरेनस, उसके पीछे बैठा नेपच्यून, और एंड में बैठा प्लूटो। वो क्या इम्पैक्ट ला रहे होंगे? तो अगर शनि का इम्पैक्ट 2.5 साल चल रहा है, तो ये तो 2.5 साल एक राशि पे है, वो तो 7 साल है भैया। तो अगर उसने खराब किया तो 7 साल एक साथ बिगाड़ेगा। उससे पीछे वाला 14 साल है, वो एक साथ बिगाड़ेगा। इसको कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब कुछ और भी चीजें हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, चार्ट में दिखती हैं, काम करने की जरूरत है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, उस पर समझने की जरूरत है। उसमें एक प्लैनेट है यूरेनस, आउटर प्लैनेट की बात कर रहा हूं। दैट इज अगेन किसी के अगर पिछले जन्म में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जैसे दिखता है कि उसके लाइफ में पास्ट बर्थ से कोई कर्ज चला आ रहा है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स झेल रहा है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर संपूर्ण गुरु उनकी लाइफ में आ जाए, तो क्या उनकी ब्लेसिंग से वो कर्ज एलिमिनेट हो सकता है? होता ही है। अगर ऐसे में यूरेनस पे अगर किसी जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, खत्म। यूरेनस इज फैंटास्टिक प्लैनेट फॉर यू। यूरेनस इज नॉट ए स्पॉइलर। यूरेनस तो आपको बचा के ले जाएगा। यही तो गुरु का आशीर्वाद सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने गुरु एज अ इंसान या भगवान का रूप की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ प्लैनेट की, ज्योतिष वाला हूँ तो मैं तो प्लैनेट की बात करूंगा। तो अगर यूरेनस पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, यू आर सेफ।
अच्छा। कुछ नहीं कहेगा, वो तो कहेगा पिछले जन्मों के अच्छे कर्म करके आए हो, इस बार थोड़ा और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो तो तुमको और आगे बढ़ाऊं, तुम्हारी लाइफ और अच्छी करूं। और ना सिर्फ ये, अगली वाली भी। तो यूरेनस के साथ अगर गुरु बैठ जाएगा तो? नहीं, साथ बैठने की बात नहीं करिए, एस्पेक्ट की बात Aspect करिए, की क्योंकि गुरु जहां बैठेगा वो तो दिया तले अंधेरा है, गुरु को उस स्थान हानि तो करता ही है। तो साथ की बात नहीं करिए, साथ का अपना अलग रोल है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप इसमें कर्सेस की बात कर रहे हो, कर्सेस के रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर का एस्पेक्ट उस कर्स को इस जन्म में तो एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, अगर करके भी आया तो। जुपिटर का एस्पेक्ट है तो फिर नहीं होगा, नहीं होने देगा। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास ब्लैक मैजिक है, जुपिटर देख रहा है वहम है, कुछ नहीं है ब्लैक मैजिक। वाह, इनक्रेडिबल। हाँ, ये इस तरीके से काम करते हैं ये। सर, यूरेनस जैसे आपने बोला कि जैसे शनि है, शनि एक जस्टिस की तरह काम करता है, यूरेनस भी स्पिरिचुअली अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका आपको इम्पैक्ट यहाँ पे रिजल्ट देगा। पॉजिटिव रिजल्ट क्या देता है यूरेनस? मैडम, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, अगर इसने पॉजिटिव दिया तो मजा ही आ गया। अच्छा। अब इसके लिए आपको प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट के साथ बैठ के या कौन से प्लैनेट से ट्राइन में रह के या सातवें में जाके ये अपना रिजल्ट अच्छा या बुरा देता है। तो आपको प्लैनेट बाय प्लैनेट समझना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा प्लैनेट बाय प्लैनेट एक मिनट में समझाता हूँ, है ना। हाँ। कि कौन सा, अभी इसको ट्राइन ले लीजिए, यानी जहां जैसे मान लो यूरेनस बैठा तो उससे 5वें या 9वें घर, 7वां घर और साथ में बैठ गया। इन चार का एक ही रूल है, उनको समझ लीजिएगा। अब जिस साथ ही बैठ गया तो ज्यादा एग्जीक्यूट होगा, सामने वाला उससे कम होगा और ट्राइन वाला शायद उससे कम होगा जी। तो आप समझ लीजिए। लेकिन प्राइमरीली 7 और 7th को प्रायोरिटी देना है, 7 को। हाँ। अगर ये सूर्य के साथ हुए, सूर्य और यूरेनस अगर एक ही साथ हुए तो ये थोड़ा रेडिकल बनाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। अच्छा। हाँ, जैसे वो होता है ना एकदम जैसे क्रूर, अगर धार्मिक कट्टरता, हाँ। वो सूर्य के साथ यूरेनस देगा, कट्टरता देगा, एक्सीडेंट्स करा देगा, ईगो के क्लैशेस करवाएगा और आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे आप, ऐसी स्थिति तक लेके जाएगा। प्रभुत्व वाली फीलिंग आने लगती है। हाँ, बोले आई एम द बॉस एंड आई एम द ओनली बॉस, वो उस तरह का ईगो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा ना। और रिलेशनशिप चैलेंज देगा और करियर से रिलेटेड बड़ी बड़ी समस्याएं देगा, क्योंकि सूर्य आपका बॉस भी है जी, है ना। तो बड़ी बड़ी समस्या देगा। यही अगर चंद्रमा के साथ आया तो पहला घर और दूसरे घर, 12वें घर की तो अभी हमने बात करी ही थी, तो हाँ। चंद्रमा वाला तो वो हो गया। तो ये क्या देगा, आपकी रिलेशनशिप तो पुअर करेगा ही, आपका हेल्थ इश्यू जरूर देगा। अच्छा, अगर चंद्रमा के साथ? हाँ, अगर चंद्रमा के साथ है, क्योंकि चंद्रमा हम सुख है ना, पहला सुख निरोगी काया, तो खाली आप ही की नहीं, पहले मदर पे अटैक करेगा, मदर के बाद आप पे अटैक करेगा, तो बख्शेगा नहीं। अच्छा। आपने देखा होगा कई बार, नोटिस करिएगा, अब ये ऑडियंस पे छोड़ते हैं, कई बार बहुत छोटे बच्चे के जो अभी पैदा ही हुए, कुछ 2, 3, 5 साल 10 साल की उम्र है, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ। लेकिन छोटी उम्र में कैंसर हो गया। कैसे, क्यों? इसी हो गया, पास्ट लाइफ का यूरेनस कनेक्शन देखिएगा, डेफिनेटली मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये आउटर प्लैनेट में कोई ना कोई उसको लेके उसको तंग कर रहा है। प्लूटो का भी इंपॉर्टेंट रोल है वैसे कैंसर में, कभी बात करेंगे, लेकिन ये यूरेनस का रोल है। अगर मार्स से कनेक्शन आ गया तो अपन ने बात करी, इसके अलावा मार्स के साथ और क्या क्या देगा, फाइनेंशियल लॉसेस देगा, एक्सीडेंट देगा, टेम्परामेंटल इशू देगा। मार्स तो आ गए तो टेम्परामेंटल इशू देगा, वायलेंस कराएगा। मार्स तो अग्रेशन का है तो वायलेंस करेगा, दंगा फसाद खूब करते हैं, खूब, परिवार वाले दुखी, अड़ोसी पड़ोसी दुखी, मार्स के साथ ये मिल गया। फिर कोई ना कोई इनके ऊपर अटैक करता है, तंत्र मंत्र का। अच्छा। मार्स के साथ। तो अभी जब आप बात कर रहे थे वेपनाइजेशन की, मार्स, अब अगला प्लेनेट आ गया, आप कहेंगे ये तो हमेशा खराब ही होता है कि नहीं। अब आपको बताता हूँ, अगर ये मरकरी से कनेक्शन आ गया, इनका IQ लेवल नेक्स्ट लेवल। अच्छा, मरकरी और यूरेनस कनेक्शन हो जाए और उस पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, तो इनको ये तो इनसे बड़ा रिसर्चर तो ढूंढने पर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट के लोगों का चार्ट होता है, या स्पिरिचुअल गुरु जो एकदम नेक्स्ट लेवल पे हैं, उनके पे। अच्छा, जुपिटर का एस्पेक्ट, IQ फैंटास्टिक, लॉजिक, कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी भी आ गई, दिमाग भी साथ दे रहा है, IQ भी साथ दे रहा है, आपकी मेमोरी भी शार्प है, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, बृहस्पति का एस्पेक्ट उसको अच्छा भी कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो वो लोग होते हैं, ये थोड़ा सा आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, बिकॉज जो भी
अपने लाइन के चैंपियन होंगे, हम्म, वो थोड़े अकेले हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको अपना समय इधर उधर वेस्ट नहीं करते ना, उनका स्तर उनको भी तो अलग है। परफेक्शन में जाना है। तो मरकरी के साथ इसका कनेक्शन, जुपिटर का एस्पेक्ट इनको परफेक्शनिस्ट बनाता है, और जो जो परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं उसमें ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब आप मरकरी के साथ आइए जुपिटर पे। अगर जुपिटर के साथ है तो चाइल्ड से रिलेटेड इशू आते हैं, संतान पक्ष से रिलेटेड लोग काफी दुखी रहते हैं। अगर तो यूरेनस और जुपिटर अगर यूरेनस और जुपिटर का कनेक्शन हुआ, अब आप कहेंगे जुपिटर का एस्पेक्ट तो आप बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन जब साथ में हो गए तो आप ये मानिए संतान से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, ये जो IVF वाले बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, हाँ, उसके अंदर इसका रोल है कि चाइल्ड एस्पेक्ट बर्थ में अच्छा होता है लेकिन साथ में है तो ये हो। हाँ, नहीं एस्पेक्ट में भी अगर किसी वजह से वो खराब हो रहा हो, जैसे मान लीजिए 5वां घर खराब हो रहा हो और उस पे एस्पेक्ट भी आ रहा है, लेकिन वो किसी और रीजन से, मल्टीपल रीजन भी तो हो सकते हैं ना जी। तो ये IVF वाले केसेस जो चलते हैं जिसमें चाइल्ड बर्थ का सीरियस इशू आता है, या कई बार क्या होता है कि बच्चा मदर के साथ नहीं रह पाता, चाइल्ड बर्थ होते ही मदर से दूर हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, फैमिली सेटअप ऐसा हो गया, कोई और रीजन हो गया, माँ चली गई, कोई भी कारण हो गया, उसमें इसका रोल है जुपिटर का उसका। और अगर मून का कनेक्शन हो गया तो माँ से डिस्कनेक्शन आ गया। अच्छा, अब अगर आप इसके बाद बात करें, जुपिटर हो गया तो अब बात करते हैं वीनस की। वीनस की बात करें तो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन, रिलेशनशिप ही है, लेकिन ये क्या करेगा, अगर वीनस के साथ ये कनेक्ट हुआ तो ये आपका जो पार्टनर है वो इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी आपका सिलेक्शन ऑफ पार्टनर इज रॉन्ग। तो ऐसे में सलाह लेके शादी करेंगे किसी और से, सही पार्टनर आप नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि उसने वीनस को स्पॉइल कर दिया ना। तो आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। भैया किसी बड़े से घर में उनसे सलाह लेके ही शादी करें, अपनी जिद ना चलाएं, और ये लोग वही करते हैं और फिर गलत हो जाता है, शादी करते हैं और फिर लव मैरिज होगी, रिलेशनशिप होगा, लव मैरिज होगी, और शादी के इमीडिएटली 1-2 साल बाद बोले झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, डिवोर्स का केस चल रहा है। तो इस तरह का वीनस के साथ कनेक्शन आता है, ट्राइन 7वां या सेम में। अब आप शनि, जैसे मंगल प्रचंड है, शनि भी कम नहीं है। अगर शनि के साथ इसका कॉम्बिनेशन आया तो साहब ये तो इनके करियर में, क्योंकि शनि कर्म का देवता है, करियर में बड़े बड़े प्रॉब्लम। जब भी कंपनी किसी को निकालेगी, ले ऑफ की लिस्ट आएगी, इसका नाम भाई का पहले आएगा। अच्छा, अच्छा, ले ऑफ की लिस्ट में किसका नाम चढ़ेगा? बोला 10वें घर से कनेक्शन आया, शनि से कनेक्शन आया, तो तुम्हारा नाम छप गई चिट्ठी, बोले निकलो, थैंक यू। ये तो कर्म का है ना, तो दोनों मिलकर क्या बिगाड़ेंगे वो, ये तो करियर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इनकी बात करो, दूसरा ये थोड़ा ज्यादा जिद्दी होते हैं। अच्छा। मार्स वाले ओवर अग्रेसिव होंगे, शनि वाला जिद्दी होगा, तो इसको समझ लीजिए। तो अगर हम इन बाकी 7 प्लेनेट के साथ कनेक्शन देखें तो वो ये कनेक्शन बनता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसके साथ बैठ रहा है, और ऑडियंस बताए कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो कॉम्बिनेशन सर बता रहे हैं, आपको ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं, इसके क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है आपकी लाइफ में पड़ रहे हैं। सर मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के अंदर अचानक से फियर एंड एंग्जाइटी हो जाती है, या ऐसा भी होता है कि जानते भी नहीं किसी दूसरे को वो जलने लग जाता है, बुरी नजर लग जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है? मैडम कुंडली में जलने वाले लोग मिलेंगे, इसका योग होगा। अच्छा। अब वो जलने वाले लोग मिलेंगे, इसका योग क्या होता है? वो स्कॉर्पियो साइन होता है। अच्छा। स्कॉर्पियो साइन क्या है? आपके जाने के बाद आपको जलाना, डेथ। तो यानी आपके पीछे से आपको जलाया गया ना, जब आप जिंदा थे तो ही नहीं जला रहा है आपको। हाँ। लेकिन जैसे आपकी डेथ हो गई जला दिया। हाँ। तो स्कॉर्पियो साइन क्या है? आग, मंगल की आग, वो आग जो जलाती है। एरीज की आग कौन सी है? जो खाना बनाने के लिए काम आती है, कुकिंग। और स्कॉर्पियो की आग कौन सी है? जो आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद पीछे से जलाया जाता है, विच इज शमशान घाट में जो होता है। हाँ। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट 8वें घर में या स्कॉर्पियो में है तो लोग आपसे जल रहे हैं, अगर राहु तो डेफिनेटली जल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये तो सीधा रूल है, सीधा रूल लगा लीजिए कि सीधा मैच करेगा। इसकी कोई रेमेडी हो सकती है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों के सामने अक्सर इस तरह की परिस्थितियां आती है। मैडम आप कितने लोगों से जलने से बचने की रेमेडी करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा खुद को प्रोटेक्शन कर लीजिए। आप सबको नहीं ठीक कर सकते, लेकिन खुद को एक शील्ड में, खुद को एक कवर में ले सकते हैं। तो उसके लिए देखिए एक बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ईवल आई और इस तरह का, तो आपको पावरफुल देवी देवता चाहिए जो एक्चुअली अग्रेशन से इसको हैंडल कर सके। तो माता दुर्गा
माता दुर्गा। माता दुर्गा, शेर की सवारी, हाँ। है ना। और आपको ध्यान हो तो सबकॉन्शियस माइंड, पिछले जन्म का कनेक्शन, 8वें से 8वां घर, जमुना राशि, हाँ। 8वें, है ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, वो माता जो शेर पे बैठी है, मंगल तो शेर है, तो इसका मतलब माता दुर्गा, जिसका काम क्या था, अग्रेशन से डील करना और किल कर देना। राक्षसों को मारा था ना इन्होंने, तो आपको वही उन्हीं की भक्ति में जाना पड़ेगा। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ इसलिए किया जाता है। दुर्गा कवच भी पाठ कर दुर्गा सकते कवच भी है, दुर्गा सप्तशती भी है, और हनुमान बाण भी, हनुमान बाण उसको भी यूज करते हैं, बजरंग बाण। हाँ, अब खुद का प्रोटेक्शन देना है तो ये जो कवच होते हैं, वो कवच भी, दुर्गा कवच आप यूज कर सकते हैं। तो अपने को प्रोटेक्शन लेने के लिए आप दुर्गा कवच का जाप कर सकते हैं, नारायण कवच पढ़ सकते हैं। तो ये आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड ये क्रिएट protective करके shield, ऑरा भी आपका प्रोटेक्ट करेंगे। डेफिनेटली यस। तो ये इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो हम नवरात्रे क्यों मनाते हैं, हाँ। हमारे रिचुअल्स में नवरात्रे क्यों, और वो इसी समय क्यों, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे, पहली तिथि, साल शुरू हो रहा है, साल के शुरू में ही चैत्र नवरात्रे, हाँ। बोले ये 9 दिन तो माता दुर्गा की भक्ति कर लो, है ना, माता दुर्गा की भक्ति कर लो, दुर्गा चालीसा, सप्तशती का पाठ, है ना। एक तो वेदर चेंज हो रहा है, हाँ। उसके हिसाब से आप कर लो, व्रत रख लो तो बॉडी डिटॉक्स हो गई, नए वेदर के लिए तैयार हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप माता का जो रिप्रेजेंटेशन है वो छोटी छोटी कन्याएं हैं, कन्याओं को खाना खिलाइए, माता को हैप्पी करिए, उनको गिफ्ट करिए। तो ये रिचुअल बनाया ना, हाँ। ये रिचुअल क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इन्हीं तरह की नेगेटिव चीजों से कैसे डील करना है। अच्छा। इसके 2 कारण है, एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो मैंने आपको बताया, दूसरा ये बॉडी का डिटॉक्स भी होता है। हाँ। आपने फास्ट रखा 2-4 दिन 5 दिन, आप थोड़ा सात्विक जिंदगी जी, तो आपका जब वेदर कंडीशन चेंज हुई, गर्मी से अब आप सर्दी से अब आप गर्मी में, तो चैत्र आएगा जी। है ना, जब सूर्य 12 नंबर राशि में होता है तो आता है। हाँ। तो वो चैत्र आया, तो वो चैत्र आया तो नया वर्ष शुरू हो रहा है, साल की बिगिनिंग किससे, भक्ति से। अभी हमने कुछ दिन पहले जो किया था, इस बार रौद्र है, हाँ। तो उसको डील करने के लिए क्या चाहिए, नवरात्रे 9 दिन, इसलिए सिस्टम ही ऐसा बना दिया। उसके बाद क्या आएगा, दिवाली, जब आप बहुत खुश होंगे, नए कपड़े, नए शॉपिंग, नया घर, नई गाड़ी, नया ये नया वो, है ना, सब कुछ होगा। और वही सीजन शादियों का भी होता है, तो इस वक्त आप एकदम तैयार होते हैं, शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, तो नजर लग जाती है। तो बोले क्या हुआ, उससे पहले 9 दिन माता की भक्ति करके आओ। उससे थोड़े ही दिन पहले पितृपक्ष चल रहा होता है, बोले वो नेगेटिविटी वाला है पितृपक्ष, बोले पितरों से शांति, बोले आप शांत रहो प्रभु, है ना। उसके बाद माता जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए 9 दिन वाला। उसके बाद हमने दशहरा मनाया, दिवाली मनाई, सेलिब्रेशन किया, शादी का सीजन ऑन। आप सीक्वेंस देखिए, हमारे पूर्वज लोग कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सबको सीक्वेंसिंग कर रखी है, और हर एक को वेदर से कनेक्शन दे दिया। चैत्र के बाद गर्मी जी, अच्छा बीच में आया सावन में फिर आपको होल्ड करा दिया कि बोले सावन में सात्विक रहना, बाहर खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, मच्छर होते हैं यार, खाने में गिरेंगे। तो उन्होंने सावन को फिर सात्विक कर दिया कि वेदर चेंज हो रहा है, मच्छर होंगे, आपने उसका डला हुआ खाना खाया, बीमार हो सकते हैं, तो सात्विक हो गया। सावन भादो उसमें निकल गया, फिर पितृपक्ष आ गया, आपने पितरों से आशीर्वाद मांगा कि भाई इनकी मुक्ति हो जाए, कोई समस्या ना रहे। जैसे वहां से निकले, अब आपका सेलिब्रेशन का टाइम ऑन। उसके पीछे फिर आपका फूड का टाइप ही चेंज हो जाता है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का टाइप ही चेंज हो जाता है जी। सब कुछ सिस्टमैटिक है। इतने इंटेलिजेंट थे हमारे पूर्वज, उन्होंने इसको इतना सिस्टमैटिकली प्लान कर दिया, और इसी बीच में सारे रिचुअल्स के अंदर सारे प्लेनेट का उपाय करा दिया। 9 देवियां, 9 ही प्लेनेट है, किसी ना किसी से कोई तो कोई कनेक्शन होगा। ऐसे कैसे है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, 9 देवियां हैं, नवरात्रे के भी 9 ही दिन, और ये जो सारे कुंभ, और ये इनको जो राक्षस थे, क्या नाम था, कुंभ, हाँ, इनको जो मारा था माता ने, और इनको एक वो था रक्त बीज, हाँ, मधुकैटभ भी, हाँ, ये बहुत सारे, इन सबको मारा जी। तो माता ने तो इस सारी नेगेटिविटी को फाइनली किल कौन कर रहा है, माता वैष्णो देवी। तो अभी हमने जो रुद्र संवत्सर की बात की थी, इसके पहले रुद्र संवत्सर के लिए भी आपको अगर चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड रहें, तो आप दुर्गा कवच और सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल फॉर्मूला ही समझ लिया कि खाली इसमें ही क्यों, आपको हमेशा के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, आपको दुर्गा सप्तशती का जाप कर लेना चाहिए, ठीक है। साल भर नहीं कर पाओ, नवरात्रि के 9 दिन तो करो जी, कम से कम वो तो करो, है ना। उसके अलावा आपको कोई एडिशनल चाहिए तो अष्टमी नवमी के दिन कर लीजिए, अष्टमी के दिन जरूर करिया करें। अब बोले अष्टमी ही क्यों, अष्टमी तिथि का मालिक राहु होता है,
अच्छा, इसलिए अष्टमी जरूरी है। इसलिए माता की अष्टमी नवमी को जो स्पेशल वैल्यू दिया गया है, अष्टमी राहु की और नवमी तिथि एमटी तिथि, रिक्ता तिथि 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि एमटी कुछ मिलता नहीं है, दिस फॉर लॉसेस। तो इसलिए इसी वक्त इनको डाला गया कि जब कुछ नहीं मिल रहा था तब तुम संभालो, तुम्हारी शरण में। तो यहाँ ब्लेसिंग्स भी मिले यहाँ और blessing आपका मिलेंगे। काम हो गया। काम हो गया। ये जो हमने बात की थी अभी कि आपने कहा था कि तांत्रिक वेपनाइज कर सकते हैं, प्रेत बाधा की हमने बात की थी। किसी को ऐसा अगर फील हो रहा है कि उसके जीवन में प्रेत बाधा है या ऐसी कोई ऊपरी शक्ति है, तो वो क्या कर सकता है उससे बचाव के लिए? सबके उपाय होते हैं, उसमें आप कोई स्टैंडर्ड उपाय नहीं है कि ये कर लीजिए सब शांति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी कुंडली अलग है, किसी के पहले घर में आ रहा है, किसी के दूसरे में आ रहा है, किसी के 8वें में आ रहा है, 6ठे में आ रहा है, 12वें में आ रहा है, कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उसकी लाइफ में किस एरिया में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, और खाली एक ही प्लैनेट है या मल्टीपल प्लैनेट का रोल है, मल्टीपल शामिल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी रेमेडी प्रोटेक्शन होता है। लेकिन मोटा मोटा आप मान लीजिए दुर्गा सप्तशती करिए, कवच करिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला, बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ नया आपने बताया। एंड आई एम श्योर कि जो कॉम्बिनेशंस अभी आपने बताए हैं ऑडियंस ज़रूर उसको अपनी कुंडली में चेक करेगी और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्या हमारे पूर्व जन्मों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी भी हमारे जीवन में आता है? क्यों ऐसा होता है कि किसी बच्चे के जीवन में अगर कोई पैदा होते ही बाधा आ रही है, किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो वो उसको फेस करनी पड़ रही है क्योंकि इस जन्म में तो उस बच्चे ने कोई कर्म किया नहीं। इसके साथ साथ क्या कुछ कर सकते हैं हम जिससे हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाए और हमारा ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो? इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि जो भी कॉम्बिनेशन सर ने बताए हैं, क्या आपने उनको स्टडी किया है, अपनी कुंडलियों में, अपने बर्थ चार्ट में उसको देखा है? क्या आपको लगता है कि जो डिस्कशन हम कर रहे थे वही इफेक्ट, वही इम्पैक्ट आपको अपनी या अपने जानने वालों की लाइफ में देखने को मिल रहा है? मुझे इस बात को ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई सवाल चल रहा है जो आप चाहते हैं हम अपने आने वाले एपिसोड में हनीश सर से पूछें, तो उनको अपने नाम के साथ में और आप विश्व के किस कोने से इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। हम आगे आने वाले एपिसोड में उनसे ये सवाल ज़रूर लेंगे आपके नाम के साथ में। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।